नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इलाहाबाद हाई कोर्ट के नफरती जज अब कहने में कोई संदेह तो है नहीं शेखर कुमार यादव को। नफरती जज को दिल्ली बुलाया गया है और सुप्रीम कोर्ट में 17 दिसंबर को एक अर्जेंट मीटिंग है। उस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से जो खबर मिल रही है, उस खबर के मुताबिक ये प्रक्रियागत जो है मीटिंग है, सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल जो है क्रियाकलाप से जुड़ी हुई मीटिंग। सुप्रीम कोर्ट ने ब्यौरा मांगा था, डिटेल मांगा था शेखर कुमार यादव के बयान से जुड़ा हुआ। शेखर कुमार यादव के बयान से जुड़ा जब ब्यौरे की बात आती है तो इनके अतीत का भी ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट में आया होगा, या अगर नहीं आया होगा तो जरूर आएगा, क्योंकि अगर डिटेल मंगाई जाएगी तो फिर गाय से ऑक्सीजन वाली डिटेल भी आएगी। अब उसके बाद कोलेजियम की मीटिंग में 17 दिसंबर को शेखर कुमार यादव को दिल्ली बुलाया गया है। 16 दिसंबर से रोस्टर चेंज हो रहा है और महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश हो चुका है। यानी अब ऐसे नफरती जज को तीन तरफ से उसको शिकंजे में कसा जा रहा है। देखना होगा कि ठोस कार्रवाई होती क्या है। एक एक करके मैं इस वीडियो में आपको तीनों एंगल, तीन तरफ से जो कसा जा रहा है इनको दुरुस्त करने के लिए, वो तीनों एंगल मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम 16 दिसंबर से जो रोस्टर चेंज हो रहा है उसके बारे में हालांकि खबर पहले की है, लेकिन इसके साथ साथ 16 से रोस्टर चेंज होगा और 17 को दिल्ली में पेशी मीटिंग में। 16 दिसंबर से दरअसल इनके पास हाई कोर्ट में संवेदनशील मामलों की सुनवाई के इनके बेंच में होता था। इनके जो रोस्टर लगता है जजों का, उस रोस्टर के मुताबिक जो व्यभिचार के, दुराचार के, इज्जत लूटने के जो मामले होते हैं यूट्यूब के वीडियोज में हम वो शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते, उस पर आपत्ति होती है कम्युनिटी गाइडलाइन को लेकर के। तो ऐसे मामलों में ये मामले बड़े संवेदनशील होते हैं। ऐसे मामलों में शेखर कुमार यादव की बेंच में जमानत पर जो है फैसले दिए जाते थे। अब ऐसे मामले जब आते हैं तो बहुत सारे आते हैं उसमें, तमाम आजकल तो ऐसे मामलों में जाति और धर्म का रूप रंग बहुत मिला जुला होता है। इनसे जो नया रोस्टर आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसमें इनसे ये सारे मामले अब छीन लिए गए हैं। अब इनको सिर्फ निचली अदालतों की अपील के खिलाफ जो मामले हैं उसी पर ये सुनवाई कर सकते हैं। जो निचली अदालतों की अपील है उसके खिलाफ खाली सुनवाई कर सकते हैं, और उसमें भी 2010 से पुरानी अपील जो है, 2010 के बाद की नहीं, 2010 से पहले। यानी अब इनके पास संवेदनशील या महत्वपूर्ण मामले करीब करीब ना के बराबर जाने की गुंजाइश है। तो एक तो रोस्टर पर जो कैंची चली, हालांकि ये पर्याप्त नहीं माना जा सकता, लेकिन फिर भी रोस्टर पर कैंची चली तो कम से कम ऐसा आदमी जिसके मन में इतना दुराग्रह और पूर्वाग्रह है, ऐसे आदमी के पास, ऐसे जज के पास कम से कम संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामले नहीं जाएंगे। तो जजमेंट को लेकर के जो आशंका पैदा हुई थी कि ऐसे लोग जुडिशरी में बैठे हैं तो उनके जजमेंट कैसे होंगे, कम से कम इस आशंका से तो राहत मिलती नजर आई उस रोस्टर के बाद जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लागू किया। लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उनका पुरजोर साथ मिला है शेखर कुमार यादव, पुरजोर साथ। उन्होंने कहा सच बोलने वालों के खिलाफ ये महाभियोग और अविश्वास जैसी बातें, ये नहीं, उनको हजम बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हुआ। उन्होंने सच बोलने वाले दो आदमी, योगी आदित्यनाथ को दो आदमी देश में सच बोलने वाले मिले। एक उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति धनखड़ साहब, और दूसरे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव। शायद इतना सच तो जगमोहन लाल सिन्हा को लेकर के भी भाजपाई नहीं कहते हैं कि वो बड़े सच्चे थे, ईमानदार थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी को कटघरे में खड़ा कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट। खैर, ये राजनीति की बातें हैं, उनके ही एजेंडे पर काम कर रहे थे। 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद की लीगल सेल की बैठक में भाषण देते हुए उन्होंने क्या क्या नहीं बोला। जब मुस्लिमों के बारे में एक खास शब्द का इस्तेमाल सोशल मीडिया में होता है, कठमुल्ला, उस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने अपने भाषण में किया और पूरे ठोक बजा करके किया, तो उसी दिन न्यायपालिका के भीतर
ये संक्रमण जो पैदा हो रहा है बेसिकली बहुत तेजी से फैलने वाला संक्रमण है। इस संक्रमण के बृहद रूप का जो है वो सामना हो गया पूरे देश का सामना उससे। 10 दिसंबर को 10 तारीख को ही इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो है एक अर्जी लग गई थी। 10 तारीख को ही अर्जी लग गई थी सुप्रीम कोर्ट में और वो अर्जी लगाई थी कैंपेन फॉर जुडिशियल ये अर्जी लगाई कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म। ये 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की और उसी के बाद श्रीनगर से जो सांसद हैं रुहुल्ला मेहदी उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर के बात कही और ट्वीट किया। हालांकि उसको आगे बढ़ाया कपिल सिब्बल ने पुरजोर तरीके से पुरजोर तरीके से और राज्यसभा में 55 सांसदों के दस्तखत के साथ महाभियोग प्रस्ताव रख दिया गया है। अब महाभियोग प्रस्ताव रख दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जस्टिस शेखर कुमार यादव की सच्चाई को देखा है और उसका समर्थन किया है, उससे इस महाभियोग प्रस्ताव पर आगे की प्रक्रिया पर बड़ा संदेह पैदा हो गया है। क्योंकि महाभियोग के प्रस्ताव को अगर आप समझेंगे संवैधानिक रूप से, तो इसमें सबसे पहला अधिकार सभापति या स्पीकर का है कि वो इसे एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट कर दे। एक्सेप्ट और रिजेक्ट की बात राज्यसभा में पेश हुआ है तो धनखड़ साहब पे है। धनखड़ साहब जिनकी निष्पक्षता को लेकर के ही विपक्ष इतना आशंकित है कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हकीकत में वो महाभियोग ही है लेकर के आ गया। क्योंकि उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग आता है, वो महाभियोग ऑब्लिक कह लीजिए अविश्वास प्रस्ताव। तो जस्टिस शेखर कुमार यादव पर महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार होगा या अस्वीकार होगा, एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, ये फैसला वो शख्स करेगा, वो सभापति करेगा जिस पर खुद ही महाभियोग है। अब इसके बारे में संवैधानिक जानकारों से, कानून के जानकार जो संविधान के विशेषज्ञ हैं, उनसे समझना होगा कि सभापति के रूप में इस महाभियोग जस्टिस शेखर के महाभियोग को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का हक धनखड़ साहब के पास है या नहीं है। और अगर नहीं है तो मामला उपसभापति के पास जाएगा, हरवंश के पास। हरवंश आए तो जेडीयू से हैं, लेकिन हरवंश का कार्यकाल भी जेडीयू और खासकर जो नीतीश कुमार का कहा जाता है कि विचारधारा नीतीश की है, उस विचारधारा से मेल जोल खाते हुए नजर नहीं आया। वो ज्यादा करीब भाजपाई विचारधारा के, ज्यादा करीब संघी विचारधारा के नजर आते रहे हैं। तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, ये सबसे पहले तो ये तय करना। अब अगर एक्सेप्ट हो जाता है, उसके बाद कमेटी बनेगी। उसके बाद 2 न्यायाधीश और 1 कानूनविद, न्यायविद, ये 3 लोगों की कमेटी बनेगी, जिसमें ये विचार करके वो कमेटी बताएगी कि इन पर महाभियोग का प्रस्ताव किस दायरे में चलाया जा सकता है, चलाए जाने योग्य है या नहीं है। अब अगर उसमें कमेटी ने ये तय कर दिया कि हाँ ये मामला महाभियोग चलाए जाने लायक है, तब जाकर के महाभियोग के प्रस्ताव पर फिर चर्चा और मतदान की बात आएगी। और मतदान में भी संसद के मतलब उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी से वो कम नहीं होना चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी से कम नहीं होना चाहिए। यानी अगर 543 की हमारी लोकसभा है, तो 200 जितने लोग उपस्थित हैं उनका 2/3 होना चाहिए। जितने उपस्थित हैं उनका 2/3 होना चाहिए और वो 2/3 272 से कम ना हो, यानी सिंपल मेजॉरिटी से कम ना हो। अब इसमें क्या पेच फंसता है वो पेच समझिए। अगर सत्ताधारी दल भाजपा मान लिया खुल करके साथ आ जाए कि नहीं हम महाभियोग प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करेंगे, और जो भाजपा के साथ ऐसे लोग खड़े हैं जिनको मुस्लिमों का भी वोट चाहिए, वो अपने आप को मुस्लिमों का भी शुभचिंतक दिखाते हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, ये जितने लोग, या जयंत चौधरी हो, ये ऐसे राजनीतिक दल जितने हैं, इनके सामने ये संकट होगा कि वो महाभियोग प्रस्ताव मुस्लिमों पर इतनी कड़वी बातें बोलने वाले जज के अविश्वास प्रस्ताव के साथ रहें या खिलाफ रहें।
अब महाभियोग के साथ रहे या खिलाफ रहे, ऐसे में वो वॉकआउट कर सकते हैं। और बीजेपी भी मान लीजिए, बीजेपी का इस मामले में डुअल कैरेक्टर में तो कोई मुकाबला ही नहीं है। हो सकता है कहते नहीं इस ऐसे विषय पे हम बायकॉट करते हैं। अगर बायकॉट कर गए तो आपका 2/3 मेजॉरिटी नहीं 100% अगर जो है महाभियोग के पक्ष में मतदान हो गया तो भी वो मतदान सिंपल मेजॉरिटी से कम होगा, क्योंकि 290 से ज्यादा तो एनडीए के सांसद हैं। अगर वो सांसद या उसमें एक बड़ा हिस्सा बायकॉट कर जाता है, संसद में उपस्थित ही नहीं होता है, मान लिया कि 543 में से 200 वॉकआउट कर गए, बाहर निकल गए, तो 343 बचता है। 343 का 2/3, 343 का 2/3, तो जो करीब करीब 225 के आसपास हैं, आराम से 2/3 हो जाएगा। 225 के आसपास जो इंडिया अलायंस के सांसद हैं, वो उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान कर देते हैं। तो 200, 230, 235, 240 कोई भी संख्या हो, 2/3 हो गया महाभियोग प्रस्ताव को जितना चाहिए था, लेकिन वो लोकसभा के सिंपल मेजॉरिटी से कम रहा। 272 सिंपल मेजॉरिटी मतलब 543 का आधा, 272, वो 272 से कम रहा। अब 272 से कम होने के बाद वो चाहे 2/3 हो या 3/4 हो, वो मान्य नहीं होगा। तो इस तरीके से अभी फिलहाल हमें लग रहा है कि 3-4 तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है और होना भी चाहिए। लेकिन ठोस जिसे रोस्टर बदल दिया गया, रोस्टर बदले जाने को तमाम विश्लेषकों ने बताया कि बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। ये कोई कार्रवाई नहीं है। अप्रैल 2026 तक ये महोदय हाई कोर्ट में रहेंगे। अप्रैल 2026 में रिटायरमेंट है। हालांकि रिटायरमेंट के बाद तो आप देख रहे हैं लोग सांसद बन जा रहे हैं, वियाजस लेके सांसद बन जा रहे हैं, विधायक बन जा रहे हैं न्यायपालिका से निकलने के बाद। अब तो कूलिंग पीरियड जैसा कोई एथिकल जो है, एथिकल और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेने को ही तैयार नहीं है। इधर न्यायपालिका छोड़ा और उधर संसद में बैठ गए सांसद बन करके। अभिजीत गंगोपाध्याय को, अभिजीत गांगुली को आप देख लीजिए, साक्षात प्रमाण है। बंगाल में जब तक हाई कोर्ट में बैठे थे, ममता बनर्जी की नाक में दम कर रखे थे, नाक में दम कर रखे थे। हर महत्वपूर्ण मामले पर सरकार के खिलाफ अगर सबसे ठोस जोरदार टिप्पणी या जजमेंट आता था, तो आप जानिए कि एक जज उसमें जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय नजर आते थे। जैसे ही बाहर हुए, जुडिशरी से निकले और सीधा लोकसभा पहुंचे भाजपा की टिकट पर। तो अप्रैल 26 में हो सकता है, ये मन की आशंका बता रहा हूं कि अप्रैल 26 का रिटायरमेंट है, ये सब चीजें चलती रहेंगी। महाभियोग पर भी, महाभियोग प्रस्ताव से शेखर कुमार यादव को हटाया जाएगा, इसकी उम्मीद निजी तौर पर मुझे कम नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम अगर कुछ करता है न्यायपालिका की साख बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि ये देखिए लोकसभा और राज्यसभा में बैठे लोगों को और भाजपा को, मोदी जी के नेताओं को, सांसदों को, इनको न्यायपालिका की साख से कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है इनको न्यायपालिका की साख से। अगर इनको न्यायपालिका की साख से लेना देना होता तो सीजेआई को सीईसी मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन वाले पैनल से सीजेआई को बाहर करने के लिए ये नया कानून नहीं लाते। तो इनको तो साख से लेना देना नहीं है। न्यायपालिका को, उस न्यायपालिका में कितने भी संघी मानसिकता के लोग आ जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन न्यायपालिका को कुछ लोग जरूर हैं जो चाहते हैं उसकी साख बरकरार रहे। अगर उसकी साख खत्म हो गई, विश्वसनीयता खत्म हो गई, तो राजनीति करने वाले तो बीच में झूठ फरेब करके जनता के बीच में जिंदाबाद और ये सब करते रहेंगे। लेकिन न्यायपालिका वो फेसलेस हो जाएगी, वो उसका चेहरा खत्म हो जाएगा। तो हो सकता है कोलेजियम जो 17 दिसंबर को कॉल किया गया है मीटिंग में शेखर कुमार यादव को, उस मीटिंग में हो सकता है न्यायपालिका की साख बचाने के लिए कोई ठोस फैसला कोलेजियम ले ले। रोस्टर बदलना वो भी किसी तरह का बहुत भारी भरकम कोई सजा नहीं है। हाई कोर्ट के जस्टिस को जो मिलना है सुख सुविधा,
वो सारा कुछ मिलता रहेगा। वो फिर जाएँगे बीएचपी के बजरंग दल के कार्यक्रमों में, फिर बोलेंगे और फिर बोलेंगे हाई कोर्ट के जस्टिस की हैसियत से ही बोलेंगे। तो इसलिए रोस्टर बदलना कोई सजा नहीं। उम्मीद 17 दिसंबर पर है। 17 दिसंबर को अगर सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम में कोई ठोस निर्णय लिया जाता है, तब तो बात बनेगी, नहीं तो फिर ऐसे ही किसी और शेखर का इंतजार करिए, क्योंकि फिर तो कतार लग जाएगी शेखरों की। ऐसे नफरती जजों की कतार फिर एक ढूंढोगे, हजार मिलेंगे। इजाजत दीजिए न्यूज लॉन्चर, आप देखते रहिए। नमस्कार।